देखिए, जम्मू कश्मीर में अगर 3 को भी मारे गए हैं या शहीद हुए हैं तो ये बहुत नोटिसेबल घटना नहीं है। जम्मू कश्मीर के बारे में आप जानते हैं कि वहाँ किस प्रकार की बातें चल रही थी, उग्रवादियों का, आतंकवादियों का। लेकिन जब से 370 कानून वहाँ पर हटा है और फिर स्वच्छ चुनाव हुआ है, सरकारें आई है, तब से स्थिति वहाँ बहुत बहुत संतोषजनक है। और एक घटना छिटपुट हो जाया करती है, उस पर वहाँ की सरकार संवेदनशील है, निश्चित रूप में बहुत सटीक कार्रवाई करेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। उमर अब्दुल्ला के जब से सरकार बनी है सर, तब से वहाँ पर आतंकियों के जो है गतिविधियां बढ़ गई और लगातार जो है हमले हो रहे हैं कभी सेनाओं पर। ये उमर अब्दुल्ला को समझना चाहिए। उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस, ये सब लोग जो वहाँ एक हो करके वहाँ सरकार बनाए हैं, और ये लोग प्राय पाकिस्तान समर्थक बातें किया करते थे पहले, और अब जब सत्ता उनके हाथ में आई है तो उनको कंट्रोल करना चाहिए। जैसा पहले मैंने कहा कि कोई भी सरकार है नहीं चाहती है कि उसके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, लेकिन जब इनके बनते इस प्रकार की बात आ रही है तो कहा जाता है कि अपना जो जब तक सत्ता नहीं आती है तब तक कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन जब सत्ता आ जाती है तो उसको समझना चाहिए। तो अब भी अगर पाकिस्तानी परस्ती बात करेंगे और आतंकवादियों को आने देंगे तो मैं समझता हूँ कि देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। मैं समझता हूँ और आशा करता हूँ कि उमर अब्दुल्ला ऐसी घटना न करने देंगे, और जो भी घटना घटी है उसके खिलाफ जरूर वो कार्रवाई करेंगे। सर, झारखंड में विधानसभा चुनाव का भी स्थिति घोषणा हो चुकी है और वहाँ चिराग पासवान को 1 सीट मिला, हमको कितनी सीट मिली है और बीजेपी कितनी सीट? देखिए, बीजेपी तो काफी सीट से वहां लड़ रही है, 68 सीट या 65 सीट पर है। जहां तक हम का सवाल है, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से 2-3 दिन पहले बात किया था, इसने कोई दावा पेश नहीं किया है। 1-2 मीटिंग हम लोगों की हुई है, वहाँ राज्य स्तरीय मीटिंग किया था, उसमें बातें चली थी कि हम लोग कुछ सीट मांगेंगे, लेकिन इसी बीच में उसका ये हो गया, निराकरण हो गया। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, उनसे बात हम करेंगे, क्या उन्होंने कहा कि नहीं कहा, दावा पेश किया कि नहीं किया। क्या हो रहा है? ऊपर में कोई दरवाजा लगा। अच्छा, तो वो दावा पेश किए हैं कि नहीं किए हैं? अगर दावा पेश किए हैं, नहीं मिला है, तो ये दुखद बात है। हमको वहाँ सीट कम से कम 3 सीट मिलना चाहिए था, 3 सीट पर हम जीत सकते थे। और जब एनडीए की बात आती है, इसे हम एनडीए के साथ हैं। एनडीए का जो भी सीट मिली है, चाहे सुदेश महतो हो, चाहे चिराग जी हो या फिर बीजेपी हो, सबको हम वैसे मदद करेंगे। लेकिन इन लोगों को भी चाहिए था, ईमानदारी का तकाजा यही था कि जब उन लोगों को भी सीट मिला है तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शुगर को मिलना चाहिए था। यदि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शुगर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोगों ने मांग की होगी तो वैसे पहले हम गए थे कोई बात करने, भाषण दे रहे, तो वहाँ हमने कहा था कि 10 सीट हम लेंगे, 10 सीट पर हम लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद लगता है कोई बात आगे नहीं हुई, और उसके चलते ही लगता है कि कोई नहीं बात बनी। तो उसके बाद भी हम लोग पार्टी और माँ का जो गठबंधन है उसके बहुत अनुशासित सिपाही हैं। आपने देखा पार्लियामेंट में हमने टिकट मांगा था कि कम से कम हमको 3 दीजिए, नहीं मिला, 1 सीट मिला। हम लोग कहीं कुछ नहीं बोलने गए, हम चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद आपने देखा किस प्रकार से मंत्रालय दिया, हमको मंत्री पद पे हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर वहाँ कोई सीट न मिली है तो हम लोग देखेंगे 2025 का जो चुनाव बिहार में हो रहा है, वहाँ पर हम लोग सफिशिएंट सीट मांगेंगे। सर, ये जो राजद के शक्ति यादव हैं, शक्ति यादव ने ये भी कहा है कि दीपा मांझी को जो सीट मिला है, हम पार्टी जो है सिर्फ हम है, यानी कि अपने पार्टी। उनको लालू जी का याद नहीं आता है क्या? उनको मुलायम सिंह यादव का याद बात आती है कि नहीं? उनको जगता बाबू की बात याद आती नहीं कि जो उनका बेटा एगो सांसद हैं और एगो विधानसभा में लड़ रहे हैं, टिकट मिला उनको। तो दूसरे को अगर वो कहते हैं तो अपने भी तो देखना चाहिए, उतना तो हमारा नहीं है। तो इसलिए कहते हैं तो छोटी दलील है, और इसलिए कहते होंगे कि शेड्यूल कास्ट पर उंगली सब लोग उठाता है, तो हम पर भी उठा रहे हैं। नहीं तो कौन है? शिवानंद तिवारी है, और शिवानंद तिवारी के बेटा भी है। तो कौन नहीं है? किसके बेटा, किसके पुत्र, किसके बेटी नहीं है? तो पहले कहें, अगर किसी का न रहता तब एक बात, हमारे पास कोई नई बात नहीं।
और जहाँ तक दीपा का सवाल है, दीपा आज से है, वो जिला परिषद की सदस्य रही है। वो सिंगापुर की उनकी बेटी जब जवाब देती थी ट्विटर में तो उसका कस करके जवाब देने वाली थी, अच्छी प्रोफेशन है, वो एमए पास है, हर तरह से सशक्त है। तो दीपा कोई घरेलू महिला थोड़े है। ये झारखंड में इंडिया अलायंस में भी अभी तक सीट का बंटवारा नहीं हुआ, काफी खींच होता है हर जगह। यही समझ लीजिए कि हम लोग एनडीए में कितना इंटैक्ट है कि एक समय में सब अपना काम कर लिया, अब वो लोग अभी तिरछा बाएं कर रहे हैं, तो पहले ही तो ऐसा काम कर रहे हैं, तो आप जोड़िए कि उनका सुफला साफ होने वाला है, एनडीए की वहाँ बहुमत सरकार बनने वाली है। ये सर भागलपुर में मूर्ति भी खंडित हुआ है जिससे कि सवाल। देखिए, मूर्ति विखंडित होने की बात जो आती है, कुछ समाज के लोग डिसजेंटल टाइप के लोग होते हैं, जानबूझ करके समाज में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, वही लोग ऐसा करते हैं। उस पर सरकार सशक्त है, सरकार काफ़ी निगरानी रखती है और हम समझते हैं कि वहाँ की घटना की जांच करवा करके जो इसके लिए जवाबदेह है उसके खिलाफ समुचित कार्रवाई करेगी सरकार, ऐसा हमको विश्वास है। गिरिराज सिंह यात्रा निकाल रहे हैं और सीमांचल में कह रहे हैं कि यहाँ एनआरसी लागू होना चाहिए। देखिए, यात्रा सभी लोग निकालते हैं, सभी लोग अपनी अपनी बात करते हैं, तो यात्रा निकालने पर हमारी कोई आपत्ति नहीं है। सब कोई अपने अपने ढंग से लोग अपने लोगों को एकत्र करना चाहते हैं, तो गिरिराज सिंह अगर कर रहे हैं तो हम उसकी भर्त्सना नहीं कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सबका अधिकार है। रही बात एनआरसी कहने की बात है, तो एक बात सोचना पड़ेगा, चाहे आसाम हो चाहे हमारा किशनगंज इलाका हो, इस समय जो घुसपैठियाँ हैं वो तो है। कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 1971 के पहले अगर जो लोग हैं उनको हम लोग वहाँ का नागरिक मानते हैं, 1971 के बाद जो लोग आए हैं वो घुसपैठी हैं। तो देखिए, अननेसेसरी बाहर के लोग आकर के मणिपुर में घटना घटा रहे हैं, आसाम को डिस्टर्ब करने का कोशिश किया, हमारे सीमांचल को भी घोषित करने का प्रयास किया। तो ये कौम की बात नहीं है, ये अपराधी तत्व की बात है। तो हम समझते हैं जो बाहर से घुसपैठी आते हैं, आज बिहार में करोड़ों लोग बांग्लादेशी लोग हैं, क्यों हैं यहाँ भाई, बांग्लादेश में अपना देश में जाए। 1971 के पहले जो है उनको तो मैंने मान लिया, हम लोग तुम्हारी सरकार मान ली, लेकिन 1971 के बाद है उनको तो जाना चाहिए। वैसी परिस्थिति में एनआरसी की बात करते हैं गिरिराज सिंह जी, तो हम समझते हैं कोई गलत नहीं। सर इमामगंज में जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? 100%, क्योंकि काम वहाँ मेरा किया हुआ है 10 साल में, जहाँ पहले रोज मर्डर होता था, रोज एक दूसरे को केस से फंसाते थे, रात में नींद नहीं आती थी लोगों को, तो 9 वर्षों में वहाँ पर शांति काम किया, शांति काम करके वहाँ 24-25 को ऐसे ऐसे पुल, जहाँ पुल लोग दर्शन नहीं करते थे वो बनाया, सैकड़ों सड़कें बनाई है और समाज में मिल करके सब लोगों से संबंध स्थापित करके मिलजुल करके सब लोगों को एक करने का प्रयास किया है। तो आखिर क्या क्षेत्र को चाहिए, और जो दूसरा लोग अगर जो सामने कैंडिडेट हैं वो लोग, वहाँ की जनता इतना कमजोर सोचने वाली नहीं है कि जो 10 वर्ष या नया कैंडिडेट है या जिसका पुश्तैनी राजनीति है वो सक्षम रूप में सेवा कर सकेगा या कर सकेगी कि जो अभी नौसिखुआ है वो करेंगे। तो वैसी परिस्थिति में इमामगंज की जनता हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के कैंडिडेट दीपा को बहुत भारी बहुमत से लोग जिताने जा रहे हैं, ऐसा हमें समझता हूँ। दादा ये कह रहे हैं कि वो पप्पू यादव ने कल जो बोला है संज्ञा और तमाम तरह की, इस भाषा को आप किस दृष्टिकोण से लेते हैं? क्या बोले हमने? पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी क्या संज्ञा और भतार लगते हैं, इस तरह की भाषा उन्होंने बोली। देखिए, ये भाषा उनको सलामत रहे, इस प्रकार की भाषा पर हम लोगों को विश्वास नहीं है, ऐसी भाषा नहीं बोलना है।